हेलो नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको अपने चैनल माइंड एंड बॉडी बर्मिंघम यूके से वेलकम करता हूं। और जिस तरह आपने मेरे आज के वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो है जिस्म में हमेशा दर्द रहना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा उनके जिस्म में दर्दें रहती हैं। वो कुछ भी कर लें, कुछ भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें, वक्ती तौर पर तो उनको सुकून मिल जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम उनकी हमेशा लगी रहती है। और ये एक बहुत ही बुनियादी मसला है, क्योंकि अगर आपके जिस्म में दर्द रहता है तो आप किसी किस्म के काम करने के काबिल नहीं रहते, आप में हिम्मत नहीं रहती, आप में मोटिवेशन नहीं रहती, और हमेशा आप सुस्ती का शिकार रहते हैं, आपके बहुत सारे काम रह जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमने ये भी देखना है कि इन दर्दों के पीछे वजूहात क्या हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया और तकरीबन टॉप 20 ऐसी कॉजेज़ मैंने आइडेंटिफाई की कि अगर आप में इनमें से कोई वजह होगी तो आपको हमेशा जिस्म में दर्द रहेगा। लेकिन होता यह है कि जब हमें दर्द होती हैं तो हम वक्ती तौर पर कुछ पेन किलर्स लेते हैं, कुछ लोग पैरासीटामोल लेते हैं, कोकोडामॉल लेते हैं, नेप्रोक्सिन हो गया, आइबुप्रोफेन की गोलियां हो गई, डिक्लोफेनिक सोडियम पोटाशियम की गोलियां। तो वक्ती तौर पर आपका जो पेन होता है वो आपको लगता है ठीक हो गया, लेकिन उस कंडीशन को हम कहते हैं पैलिएशन या सप्रेशन ऑफ डिजीज़, कि आपकी वो बीमारी है तो सही, लेकिन वो किसी हद तक कुछ टाइम के लिए दब गई है। और ये एक अच्छा तरीका इलाज नहीं होता। हमारे पास जब होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं तो हम किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमें वो वजह मिल जाती है तो हम उस वजह को ठीक करते हैं। जब वजह ठीक होती है तो वो बीमारी अल्टीमेटली खुद ही बेहतर हो जाती है। तो आपने भी यही अप्रोच इस्तेमाल करनी है कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास भी जाएँ और आप उनको कहें कि आपको दर्द रहते हैं, तो कोशिश करें कि वो डॉक्टर आइडेंटिफाई करें या आप खुद बताएं कि उनको कि इसके पीछे क्या पॉसिबल वजह हो सकती है। और अगर उस हिसाब से आप अपना इलाज करेंगे तो इस बीमारी को आप या किसी भी बीमारी को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने आपके साथ सिर्फ वजूहात को डिस्कस नहीं करना है कि टॉप 20 रीजंस क्या हैं, बल्कि हम उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे कि अगर आप अपनी कंडीशन को देखते हुए अकॉर्डिंगली दवाई लें तो नेचुरल तरीके से आप अपनी दर्दों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, बजाय मज़ीद टाइम ऐसी वैसी बातों पे वेस्ट करने के, हम देखते हैं कि हमारे जिस्म में हर वक्त जो दर्दें होती हैं उसके पीछे टॉप 20 कॉजेज़ क्या होती हैं, और उनके लिए बेहतर तरीका इलाज कौन सा आपके लिए हो सकता है जिसका आपको साइड इफ़ेक्ट भी ना मिले और आपका जो है मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। आपने देखा होगा कि जब हम पेन किलर लेते हैं, ख़ासकर नेप्रोक्सिन हो गया, एस्प्रिन की गोलियां हो गई, या जो ब्रूफिन की गोलियां होती हैं, उनके इस्तेमाल से आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन उसके साथ लॉन्ग टर्म में ये प्रूवन है कि आपके मैदे में अल्सर हो जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मैदे की ख़राबियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा तरीका इलाज आपने ढूंढना है जिसके साथ आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो, और वही आज आपके साथ मैंने डिस्कस करना है। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई दवाई लेनी हो, कोई हर्बल सप्लीमेंट भी लेना हो, तो आप अपने डॉक्टर से भी ज़रूर मशवरा करें। तो चलिए, हम एक एक करके देखते हैं कि टॉप 20 रीजंस कौन सी हो सकती है जिस वजह से आपको हमेशा आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं या पेन रहते हैं। सबसे मेन वजह आप सब जानते हैं, वो होती है थकावट। अगर आपने पूरा दिन काम किया है, थके हुए हैं, तो आपके जिस्म में एक ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा दर्द रहेगा। दूसरी वजह होती है अगर आपको कोई इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, कोई यानी आपको चोट लगी है, तब भी आपके जिस्म में दर्द हो सकता है। एक और वजह होती है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा गलत तरह से कोई एक्सरसाइज की है, कोई वर्जिश बहुत ज़्यादा आपने कर ली है, काफ़ी अर्से बाद आप जिम गए हैं और आपने बगैर सोचे समझे ना वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली है। अगर आप रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप काफ़ी अर्से के बाद इस तरह का काम करेंगे और आप एक्सेसिव करेंगे तो आपको जिस्म में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि आप एक मसल को अपने जिस्म के बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रेन हो जाता है, वहाँ पर जो है ना, समझिए एक किस्म का ट्रॉमा हो जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं जिनका हमेशा इस्तेमाल कुकिंग के साथ रहता है, जो कुक्स होते हैं या घर में ख़वातीन होती हैं, या अगर आप सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, या अगर आपका एक ऐसा काम है कंप्यूटर पर आप सारा दिन बैठे टाइपिंग वगैरह करते हैं, तो उनकी उंगलियों में, उनके हाथ में यहाँ पर काफ़ी होना पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इस हिस्से को बार बार इस्तेमाल किया है। रिपीटेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है आपके उस हिस्से की, आपको उस जगह पर पेन देना शुरू करती है। और यहाँ जो पेन होता है, इसका नाम हम उसको कार्पल सिंड्रोम या कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तो जब तक आप उस बीमारी को आइडेंटिफाई करके उस कॉज को रिमूव करके इलाज नहीं करेंगे, ये पेन हमेशा आपके हाथ में, आपकी ये कलाई के हिस्से में हमेशा रहेगा। अगली वजह होती है एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। अब ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ऐसी है कि आपके गुर्दों के पास दो ग्लैंड है, उनका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, और उसमें एक जो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो जब बढ़ जाता है, और उसके पीछे बढ़ने की वजह होती है स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन। तो अगर आपके अंदर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का मसला है, जब तक आप उस बीमारी को आइडेंटिफाई करके अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, कॉर्टिसोल लेवल को कम नहीं करेंगे, तो आपको जो है हमेशा दर्दें रहेंगी।
अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, अगर आपके अंदर जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन, या अगर आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है, ख़ासकर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जिसमें कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी, ज़ुकाम, या इस तरह का जो मसला होता है, नज़ले का मसला होता है, जिसमें इन्फ्लुएंज़म या जो आपको फ्लू का मसला होता है, तो उसके साथ भी आपका जिस्म जो है दर्द करता है। तो जब तक आप अपने फ्लू को ठीक नहीं करेंगे, आप अपने जो इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेंगे, आपको वो जो दर्द हैं वो लगे रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर अगर आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो आपके जिस्म में पेन हो सकता है। एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं लूपस, और वो होती है एक ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें भी आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पूरे जिस्म में दर्द रहता है। तो जब तक आप अपनी बीमारी जो ऑटो इम्यून कंडीशन लूपस है इसको ठीक नहीं करेंगे, तो आपका मसला लगा रहेगा। अगर आपके जिस्म में एडीमा हो जाता है, एडीमा का मतलब है वाटर रिटेंशन। आपने देखा होगा अक्सर लोग जब सुबह उठते हैं तो उनका चेहरा फूला होता है, उनमें स्वेलिंग होती है, पफीनेस होती है। अक्सर आपकी टांगों में, आपके एंकल्स या टखनों के पास जो है ना पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपको डिम्पल बन जाता है, जिसको पिटेड एडीमा कहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि आपके जिस्म के अंदर पानी जमा होना शुरू हो गया किसी भी बीमारी की वजह से, नॉर्मली वो दिल से रिलेटेड होती है, किडनीज या लिवर में अगर मसला हुआ, तो आपका जिस्म जो है ना वो पानी को एक्सक्रीट नहीं करता और आपके जिस्म में ही रिटेंशन होना उसकी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी बीमारी है तो आपका जिस्म जो है ना एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिटेन करेगा, आपको हैवीनेस होगी और आपके जिस्म में पेन होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप डॉक्टर के पास देते हैं तो वो आपको डायरोटिक्स देते हैं, जिसका मतलब वो वाटर पिल्स देते हैं। तो उसके साथ ये होता है कि वो पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो आपका जिस्म जो है ना किसी हद तक बेहतर हो सकता है। लेकिन हम होलिस्टिकली उसका इलाज करके उस बीमारी को फॉरएवर भी ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। नाजरीन, एक और कंडीशन जिसमें आपका नर्व और मसल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें जब डिसऑर्डर होता है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो, तो आपको मसल्स पेन्स होते हैं। देखिए, हमारे जिस्म में एक सिस्टम इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो आपके जिस्म से मैसेजेस लेकर आता है और मैसेजेस लेकर जाते हैं। और जब वो मैसेजेस आपके मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन में आ जाए या प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो आपको एक कंडीशन हो सकती है। एक बीमारी जिसको बड़ा टेक्निकली जिसको मेस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, उसमें यही होता है कि आपके मसल्स और नर्व्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन का मसला है वो बढ़ जाता है, और उस वजह से आपको पेन्स काफ़ी होते हैं, और वो बीमारी जो है इनक्योरेबल बाजू का तस्वर की जाती है एलोपैथिक में। लेकिन होम्योपैथी में हम उसका इलाज करके उसको काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको अंडर एक्टिव थायराइड का मसला है, फिर भी आपको पेन होंगे। अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से में स्कीमिया हो गया, स्कीमिया का मतलब है कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई किसी वजह से प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो एरिया जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है, और उस एरिया में हमेशा आपको पेन होता रहेगा। आप जानते हैं कि अगर आपके हाथ में ब्लड की सप्लाई नहीं आती, आपके दिमाग में नहीं आती, तो उस कंडीशन को स्कीमिया कहते हैं, या लॉस ऑफ जो ना ब्लड सप्लाई कहते हैं। तो वो एरिया जो है आपको पेन देगा, आपको प्रॉब्लम देगा। तो आपने अगर स्कीमिक हार्ट कंडीशन है, स्कीमिया किसी भी जिस्म के अंदर होना शुरू हो गया, तो उसका इलाज आपको करवाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत टॉप रीज़न होती है आपके जिस्म में दर्द होने की। अगर आपके अंदर कुछ और बीमारियां, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं, या आर्थराइटिस की बीमारी है, तो इन कंडीशंस में भी आपको हमेशा जिस्म में दर्द रहेंगे। या अगर आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, ख़ासकर एक दवाई जिसको स्टैटिन कहा जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल को लो करने की दवाई है, जिसमें एटारवेस्टेटिन, सिम्वेस्टेटिन की नाम से ब्रांड्स आते हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वो दवाई रोज़ाना लेते हैं, तो आपके जिस्म में हमेशा दर्द रहेगा, क्योंकि उस दवाई का साइड इफेक्ट है मसल्स एंड पेन्स। तो कुछ लोग ये दवाई लेने के बाद सुबह उनके लिए उठना इम्पॉसिबल होता है, बहुत हैवी वो फील करते हैं। तो जब तक इस दवाई को आप चेंज नहीं करेंगे, इसका अल्टरनेटिव नहीं लेंगे, आपको ये पेन रहेगा। तो ये भी एक कॉज हो सकती है आपके जिस्म में पेन होने की। अच्छा, कुछ लोगों में आयरन की कमी हो तब भी पेन हो सकता है। लो विटामिन डी भी एक वजह होती है, और अगर आपके जिस्म के अंदर एक मिनरल जिसको पोटाशियम कहते हैं उसका लेवल कम हो, तो वो भी आपको क्रैम्प्स देगा, आपके अंदर मरोड़ होंगे, आपको एक्स होंगे, और वीकनेस वगैरह का मसला हो सकता है। और ख़ासकर ख़वातीन में जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ख़ासकर उनकी प्यूबर्टी के दरमियान, प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज में, तो इन दिनों में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है पेन्स होते हैं। तो नाजरीन, ये कुछ वजूहात थी हमारे जिस्म में पेन होने की। तो आपने देखा टॉप 20 रीज़न, इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिस वजह से आपको पेन हो सकता है। अच्छा, एक और रीज़न जो मैं भूल गया, वो जो होता है आपका पोस्चर। अगर आप गलत तरीके से लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, तो तब भी आपको पेन हो सकते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर आपके ज़हन में कोई और वजह हो सकती है जो मैं मिस कर गया हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आने वाली वीडियो में इनको भी इंक्लूड कर सकूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो कंप्यूटर पे बैठे थे सारा दिन, इस तरह काम करेंगे, इस तरह बैठ के काम करेंगे, तो उनको भी जिस्म में पेन हो सकते हैं। तो आपको अपना पोस्चर भी चेंज करना चाहिए। तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उसके पीछे कॉज को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अब नाज़रीन, मैं आपको बताऊँगा कि हमारे जिस्म के अंदर
जो पेन्स होते हैं उसकी कॉजेज़ या टाइप्स क्या हो सकती हैं। देखिए हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के पेन्स हो सकते हैं। नंबर 1 पेन होता है बोन्स और जॉइंट्स का। अब ये जो पेन होता है नॉर्मली आर्थराइटिस के मरीज़ों को होता है, जो कि हमेशा आपके जॉइंट्स या हड्डियों में रहेगा। अब ये पेन जो है नॉर्मली आपको एक ही जगह पर या एक ही हिस्से में हमेशा फ़ील होगा। अगर किसी को आर्थराइटिस है शोल्डर का, तो ये पेन हमेशा उनको शोल्डर के करीब रहेगा, इस जॉइंट में या इस हड्डी में इसके करीब-करीब। लेकिन अगला जो पेन हो सकता है उसका नाम है मस्कुलर पेन। अब मसल का जो पेन होता है वो एक जोड़ में नहीं होगा, वो एक ख़ास हिस्से को कवर करेगा। तो अगर आपके जिस्म में यानी सपोज़ इस हिस्से में या काफ़ी हिस्से में अगर आपको पेन हो रहा है, तो वो आर्थराइटिस कम है, वो जॉइंट या जो बोन है उसका पेन नहीं हो सकता। उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि वो मस्कुलर पेन हो, क्योंकि मस्कुलर पेन जो है वो एक हिस्से को कवर करेगा। अगला पेन जो हो सकता है उसको हम कहते हैं न्यूरोटिक या नर्व रिलेटेड पेन, जिसको हम न्यूरल्जियास कहते हैं या न्यूरोपैथीज़ में होते हैं। और वो पेन हमेशा आप देखेंगे वो रेडिएट करता है, शूट करता है। यानी अगर आपका पेन यहाँ से शुरू होगा तो वो शूट करके आपकी उंगलियों तक आएगा। शाटिका आपको पता है ना, एक पेन होता है जो कि आपकी कमर से निचले हिस्से शुरू होकर टांग के निचले हिस्से तक शूट करता है। तो जो पेन शूटिंग होते हैं, रेडिएटिंग होते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हो सकते हैं, वो ज़्यादातर न्यूरोटिक या नर्व रिलेटेड पेन होते हैं। तो इससे भी आप अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका पेन एक हिस्से को मुतासर कर रहा है, या उसने पूरे एक हिस्से को कवर किया हुआ ज़्यादा हिस्से को लेकर, या वो शूट कर रहा है। तो ये तीसरी तरह का आपको पेन हो सकता है। एक होता है ऑर्गन बेस्ड पेन। ये ऑर्गन बेस्ड का मतलब किसी एक ऑर्गन में, मसलन अगर आपको यहाँ पर सिर्फ पेन हो रहा है पिछले हिस्से में, तो ये हो सकता है किडनी का पेन हो। अगर आपको राइट साइड में अपर एब्डोमिनल एरिया में पेन हो रहा है बार बार, तो वो हो सकता है कि वो लिवर का पेन हो या गॉल ब्लैडर का पेन हो। अगर आपको स्प्लीन का पेन है, पैंक्रियास, तो वो ऑर्गन बेस्ड होते हैं। और ऑर्गन में भी होता है कि बीमारी होती है, कोई इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो सराउंडिंग जो नर्व्स होती हैं उनको कंप्रेस करते हैं, और वो नर्व्स जो है आपको पेन का जो है ना मैसेज देती हैं। तो ऑर्गन बेस्ड पेन भी जो है ना वो नर्व्स को आपको मैसेज देकर आपके दिमाग को फील कराती हैं कि वहाँ पर पेन हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को कैंसेरियन पेन्स होते हैं, यानी उनको कैंसर का मसला हो गया तो कैंसर की वजह से भी पेन होते हैं। और एक और पेन जिसको हम कहते हैं साइकोजेनिक पेन, या जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी पेन्स भी, कि पेन आपके जिस्म में नहीं होता लेकिन आपको लगता है कि हमेशा आपका जिस्म जो है वो थका हुआ है या उसमें पेन हो रहा है, तो उसको साइकोजेनिक या इमेजिनरी पेन्स भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के पेन्स को आइडेंटिफाई करने की मैंने आपको कुछ टिप्स दे दी कि एक हिस्सा है जॉइंट है, बोन है, तो वो आर्थराइटिस हो सकता है, फिर मस्कुलर पेन हो सकता है, फिर जो है न्यूरोटिक पेन हो सकता है, फिर ऑर्गन बेस्ड पेन हो सकता है। अगर आपकी आंख में पेन है तो ये ऑर्गन बेस्ड पेन है, अगर कान के अंदर है तो ये ऑर्गन बेस्ड, यानी किसी जिस्म के किसी एक फंक्शंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर की वजह से पेन, और साथ ही साथ साइकोजेनिक या इमेजिनरी पेन्स। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपकी बीमारी क्या है, उसके पीछे किस तरह का पेन है, तो उसके मुताबिक अगर आप होलिस्टिक अप्रोच करेंगे और उसके साथ आप अपनी मेन स्ट्रीम दवाइयों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके इन पेन में काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो अगर आपको पेन होता है तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में, अपने सप्लीमेंट्स में ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें, जो कि फैटी एसिड्स होते हैं, और नॉर्मली आपको ये फिश सोर्सेज से मिलते हैं। तो ओमेगा 3 जो है बेस्ट सोर्स जो है वो कॉड लिवर ऑयल होता है। इसके अलावा सामन फिश है, टूना फिश है, सार्डीन्स हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आपने फिश सोर्स या मरीन सोर्स नहीं लेनी, तो आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करें, वो कि इसका सब्सटीट्यूट है, अल्टरनेटिव है प्लांट बेस्ड जो ओमेगा 3 है, तो वो होता है फिर लिन सीड्स या फ्लैक्स सीड्स में। साथ ही साथ आप विटामिन डी का इस्तेमाल करें। आपको मैग्नीशियम इस्तेमाल करना चाहिए। मैग्नीशियम मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर कम है तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा पेन, स्टिफनेस और स्पाज्म्स हो सकते हैं। आप कॉन्ड्राइटन और ग्लूकोसामिन जो है ये इस्तेमाल करें। ये आपके जिस्म में जो टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ कनेक्शंस होते हैं। यानी अगर आपका जॉइंट और बोन का कनेक्शन है तो उसकी टेंडन होगा, लिगामेंट होगा, कार्टिलेज उन दोनों के दरमियान में होगी। तो जो ग्लूकोसामिन है और कॉन्ड्राइटन है ये उनकी फार्मूलेशन में हेल्प करते हैं। तो जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको मसला है, जिनमें वेयर एंड टियर का मसला होता है, ये एजिंग फैक्टर से जो ये बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की होती है, तो उनमें अक्सर ये ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्राइटन हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं, लिगामेंट्स हो गए या जिस तरह में टेंडन्स हैं, ये उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। विटामिन सी भी आपको काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन के खिलाफ प्रॉपर्टी पाई जाती है। जिंक आप इस्तेमाल करें, ये वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। और कॉपर जो है ये भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। अब कॉपर क्या है, ये एक धात है, एक मेटल है, जिसको मेरे ख्याल में तांबा कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में कॉपर की कमी होती है, तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, डाइट में भी बहुत सारी चीज़ें। अदरवाइज आप अपने जिस्म पर कोई मेटल पहन लें जो कॉपर का बना हो, एक रिंग पहन सकते हैं, आप एक कड़ा ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जिस तरह हमारे सरदार भाई जो है ना वो
पहनते हैं, तो उसके कनेक्ट से भी आपके अंदर काफ़ी हद तक जो है कॉपर की पेनिट्रेशन होती है और आपका मसला हल हो सकता है। इसके अलावा आप जो है ना बर्तन इस्तेमाल करें कॉपर के बने हुए, जग और ग्लास। रात को कॉपर के बर्तन में, जग में आप पानी रखें और वही पानी अगला दिन आप पीते रहें, तो उस पानी के कनेक्शन के साथ कॉपर का जो है ना कंसंट्रेशन हो जाएगी और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा हर दवाई आप गोलियों की सूरत में नहीं लेते, बाज़ वक़्त आपको कम्प्लीमेंट्री इस तरह की चीज़ें लेनी पड़ती हैं और वो आपकी प्रॉब्लम को हल कर देती हैं। अब हम चलते हैं हर्बल सप्लीमेंट्स की तरफ कि टॉप 7 हमारे पास हर्बल सप्लीमेंट्स क्या है। तो आप सबको पता है कि जिंजर जो है, जिसको हम अदरक कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं मसल के पेन और स्टिफनेस में। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल भी काफ़ी सदियों से हमारी ज़िंदगी में है, जिसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। एक और चीज़ को CBD कहते हैं, ये ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कैनबिस प्लांट में होता है और ये भी आपके मसल को पेन और इन्फ्लेमेशन में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा एक प्लांट जिसको बोसवेलिया एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये भी आपकी कंडीशन खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ। तो अगर आप पेन किलर लेते हैं, ब्रूफिन, डिक्लोफेनिक्स, पोटाशियम, नेप्रोक्सिन, तो उसको आप कोशिश करें, स्विच करें कुछ अर्से के लिए बोसवेलिया की तरफ। अगर आप इससे बेहतर फील करते हैं तो हो सकता है कि आपको उन दवाइयों को, वो जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको दे रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी कमी हो जाए। एक और प्लांट जिसको वाइट विलो बार कहते हैं या विलो बार कहते हैं, और ये हम होम्यो हर्बल तरीके से इसको हम नेचुरल एस्प्रिन कहते हैं। तो अगर आप एस्प्रिन की गोलियां लेते हैं पेन किलर के लिए, तो उसको आप रिप्लेस करके देखें वाइट विलो बार के साथ। एक और प्लांट जिसको हम डेविल्स क्लो कहते हैं और इसका बिल्कुल इफेक्ट होता है ब्रूफिन की तरह। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको ब्रूफिन की गोलियां कम से कम लेनी पड़े। इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जिस्म में काफ़ी ज़्यादा होता है। और एक और चीज़ जो कि आपको पाइनएप्पल में मिलती है, अनानास में मिलती है, और वो होता है एक एंजाइम जिसको ब्रोमलेन कहते हैं। और ब्रोमलेन जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके जिस्म में पेन को ख़त्म करता है। तो अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ का मसला नहीं है, तो आप ब्रोमलेन का इस्तेमाल करें जो कि पाइनएप्पल में मिलता है। तो अगर आप पाइनएप्पल के चंक्स इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरल तरीके से वो एंजाइम मिलेगा और आपका पेन जो है काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाएगा। अगली थेरेपी जिसको हम कहते हैं अरोमा थेरेपी, की हम बात करेंगे कि उसमें ऐसे कौन से इफेक्टिव एसेंशियल ऑयल्स हैं जो बैरूनी तौर पर आप इस्तेमाल करके अपने पेन को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑयल का नाम है फ्रैंकिनसेंस, जो कि इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पेन में हेल्प करता है। दूसरा है लेमन बाम, जो कि आपको स्ट्रेस से भी रिलीफ देता है, टेंशन भी कम करता है और आपके पेन को भी कम करता है। एक और ऑयल जिसको क्लव कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली इस्तेमाल भी कहते हैं लौंग के तौर पर, उसका जो तेल है वो भी मस्कुलर पेन इन्फ्लेमेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्जोरम जो है ये काम करता है और इसमें भी पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला ऑयल है हमारे पास रोजमेरी, जिसका आप इस्तेमाल पेन के लिए भी कर सकते हैं, बालों के लिए भी कर सकते हैं, जिसम में सोरनेस के लिए। और ये आपके जिस्म की सर्कुलेशन, जहाँ पर मैंने पता ना इस्कीमिक कंडीशन है, यानी ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो वहाँ पर आप जिंजर का इस्तेमाल करें, वहाँ पर आप रोजमेरी का इस्तेमाल करें, तो ये आपके जिस्म में जो ब्लड सप्लाई है उसको इम्प्रूव करेगा, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। तो वो लोग जो हमेशा जिनके हाथ पाँव ठंडे होते हैं, स्लगिश सर्कुलेशन की बात करते हैं, उनके लिए ये रोजमेरी का ऑयल जो है काफ़ी इफेक्टिव होता है। और अगला ऑयल इसका नाम है पेपरमिंट, और ये भी बहुत ज़्यादा पोटेंट एनर्जेसिक है। एनर्जेसिक का मतलब पेन को कम करने वाला है, और ये आपके जिस्म को कूलिंग इफेक्ट देता है, आपके जिस्म को जो है ठंडक देता है। और ठंडक आपको पता है, जब आपके जिस्म में नमनेस होती है, ठंडक उसको आप देते हैं, तो आपके पेन में काफ़ी ज़्यादा पेन रिलीफ होता है। आपने देखा होगा अक्सर हम जो है बर्फ़ की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, यानी जगह को हम नम कर देते हैं, उसके साथ जो वहाँ की आर्टरीज है वो श्रिंक हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई कम होती है, तो वहाँ पर आपका पेन बेहतर होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को वार्म कंप्रेस की ज़रूरत होती है, गर्म चीज़ें के इस्तेमाल करके मसाज करते हैं या गर्म चीज़ का टकोर करते हैं, तो आपका पेन बेहतर होता है। तो आप देखें अपनी तबीयत को कि आपको कोल्ड कंप्रेस अच्छा लगता है या वार्म कंप्रेस अच्छा लगता है, तो उसके ऊपर आप ये पेपरमिंट के कुछ कतरे डालें, ज़्यादा आपको बेहतर फ़ायदा होगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहली बात है कि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं हमेशा हम बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इनको डाइल्यूट किया जाता है किसी और कैरियर ऑयल में, और आप जो है ना इसका मसाज करें अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो आपको गोलियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी, आप सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल से इन ऑयल्स को बनाएं घर पर और आप मसाज के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर आप बर्मिंघम में हैं तो आप हमारे क्लिनिक से रब्ता करें, हमारे पास क्वालिफाइड थेरेपिस्ट हैं जो कि आपको इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अरोमा थेरेपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप को मसाज पसंद नहीं है, कुछ लोगों को ऑयल या मसाज अच्छा नहीं लगता, तो वो ये जो मैंने बताया एसेंशियल ऑयल जिसमें फ्रैंकिनसेंस था, पेपरमिंट है, लेवेंडर है, रोजमेरी है, तो इसके कुछ कतरे आप बाथ टब में डाल के उसमें आप लेट जाएं, तो उसके साथ भी आपको जिस्म में हीट मिलेगी और आपका जिस्म जो है रिलैक्स हो जाएगा। तो कुछ कतरे आप डालें बाथ टब में या अपने इन्फ्यूज़र्स में, ऑयल बर्नर में, उसको इनहेल करने की कोशिश करें। तो ये भी एक तरीका होता है एसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल करने का। आखिर में मैं आपके साथ टॉप 7 होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करूंगा
कि होम्योपैथी आपने शायद अगर आपको जान पता हो या वो लोग जो इसको पसंद करते हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी की तरीक़ाकार है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वजह क्या है और आपको किस तरह का पेन हो रहा है, उसकी ओरिजिनेशन क्या है, नेचर क्या है, यानी वो पेन किस तरह ज़्यादा होता है, कब वो कम हो जाता है, किस तरह से आपको रिलीफ मिलता है, उसकी मोडालिटीज़ को हम देखते हैं और उसके मुताबिक अगर आप दवाई लेंगे तो इस बीमारी को, किसी भी बीमारी को आप 100% से भी बाज़-औक़ात करीब तरीन लेवल पर अगर आप देखें ना 99-98% तक आप रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ टॉप जो 7 होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो नॉर्मली हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पेन जेक्स के लिए, वो शेयर की हैं। तो आर्निका एक बहुत बुनियादी होम्योपैथिक दवाई है जो कि आप सब जानते हैं कि इवन आजकल जो फार्मेसीज़ हैं, जो केमिस्ट हैं, जहाँ पर एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है वो भी देते हैं, यानी उनको भी पता है कि आर्निका एक इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने पेन को बेहतर कर सकते हैं। आर्निका के अलावा आपने देखा होगा वहाँ पर आपको मिलते हैं वो छोटे-छोटे सुराखों वाले स्टिकर्स, जिसको हम कहते हैं बेलाडोना, जो है ना बाम्स के तौर पर, तो अगर आप वो लगाएं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्निका, बेलाडोना ये होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं और इनकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा है कि इनको आप लोकल जो फार्मेसीज़ हैं वहाँ पर भी ले सकते हैं। तो आर्निका जो है ये मसल पेन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है स्प्रेन्स ब्रूजेस में। ब्राइनिया एल्बा हम तब देते हैं जब आपको जॉइंट्स और मसल में पेन हो और ये मसल जो पेन होता है ये मूवमेंट करने पर बढ़ जाता है, यानी जब तक आप बैठे हुए आराम करें तो पेन नहीं होता, लेकिन जब आप मूवमेंट करते हैं तो वो पेन बढ़ जाता है। अगली दवाई जो मैंने बताई बेलाडोना है और ये भी अचानक आपको फ्लेयर अप होता है, थ्रॉबिंग किस्म के पेन होते हैं जिसमें गर्मी आना शुरू हो जाती है। ग्वाइकन हम तब देते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, स्टिफ जॉइंट्स होते हैं और जब आप उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो आपको ज़्यादा पेन देते हैं। आप देखें कुछ लोग हैं जिनको जब आप प्रेशर डालते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो कहते हैं दबाएं, मसाज करें या उसके ऊपर तेल लगाएं तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन ग्वाइकम वो मरीज़ होते हैं उन लोगों के लिए सूट कर जिनको प्रेशर डालने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर आप को लगता है कि आपको प्रेशर डालने से, आपने देखा होगा कुछ लोगों को हेडेक्स होते हैं तो वो सर बांध लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग टोपी वगैरह उतार देते हैं, उनको हटाने से, प्रेशर हटाने से फील बेहतर होता है। तो होम्योपैथी में हमने यही आपकी पर्सनालिटी देखनी होती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। अब हर इंसान डिफरेंट है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, तो उसकी रेमेडीज़ भी डिफरेंट होती हैं और इसी को हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड अप्रोच या यूनिक अप्रोच। तो ग्वाइकम के मरीजों को कभी भी मसाज करवाना, प्रेशर डलवाना अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपको इस तरह का मसला है तो आप ग्वाइकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपेरिकम मेडिसिन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके अंदर, मैंने बताया, नर्व का पेन हो, शूटिंग और रेडिएटिंग पेन हो, जिसमें आपकी कोई नर्व डैमेज हो गई हो। अक्सर आपने देखा होगा दरवाज़ा बंद करते वक्त आपका हाथ जो है दरवाजे में आ जाता है, उंगलियों में आ जाता है, तो आपकी उंगलियों की जो नर्व वो डैमेज हो जाती है और वो पेन जो है शूट करता है नॉर्मली, तो वहाँ पर आप हाइपेरिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवाई जिसको हम जो है लीडमबॉल कहते हैं और इसको हम हमारा जो होम्योपैथिक पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर आपके जॉइंट और जो है ना कोल्ड सेंसेशंस होती हैं, ठंडक महसूस होती है आपकी जॉइंट में स्वेलिंग के साथ साथ। और सबसे आखिर में मेडिसिन है रस्टॉक्स और ये हाईली रिकमेंड होती है जब आपके अंदर नमनेस का मसला हो, लोअर बैक पेन हो, आर्थराइटिस हो और ये पेन जो है सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप मूवमेंट करते हैं तो ये बेहतर हो जाता है। आपने देखा ब्राइनी एक मेडिसिन थी, जब आपने मूवमेंट की तो दर्द बढ़ गया, लेकिन रस्टॉक्स में जब आपने मूवमेंट की तो दर्द कम हो जाएगा। तो कुछ लोग सुबह जब उठते हैं तो बहुत दर्द उनका होता है, लेकिन जब वो किचन में जाते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, जिस्म गर्म होता है, ब्लड सप्लाई बेहतर होती है, तो उनका पेन कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मरीजों में आप अगर ब्राइनिया देंगे तो नुकसान होगा और यही मसला है कि होम्योपैथी में हम गलत दवाई दे देते हैं, गलत दवाई ले लेते हैं तो वो फ़ायदा नहीं देती। अगर आप ऐसी कंडीशन में जिसमें मूवमेंट के बाद आपको बेहतर फील हो रहा है, रस्टॉक्स लेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो अगर आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो वो हो सकता है आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको दवाई बताए, लेकिन हम ऑनलाइन जाकर खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, गलत दवाइयाँ लेते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं हर्बल सप्लीमेंट्स को कि वो काम नहीं करती, ये होम्योपैथी जो है वो प्लेसिबो इफेक्ट देती है, फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन मसला हमारा ये होता है कि हमने उसको प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन नहीं की होती। कोशिश करें कि आप होम्योपैथी की गोलियों की तरह इस्तेमाल करें 30C या 200C में, और ये दवाई जो है ना आपने डायरेक्ट अपने मुंह में रखनी होती है, ये आपने पानी के साथ निगलनी होती है। तो आप कोशिश करें गोलियां बनवाएं, जो भी दवाई आपको सूट करती है, लोकल फार्मेसी जो होम्योपैथी वाले होते हैं, और उसके ऊपर आप लेबल लगाकर इस तरह से लेबल लगाएं और ये दवाई आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक दिन में 2 से 3 टाइम चूसने के बाद ये दवाई आपके मैदे में नहीं जाएगी, आपके डायरेक्ट जो सबलिंगुअल टंग में जो नर्व्स एंडिंग्स होती हैं वहाँ से ही आपके सिस्टम में जाएगी और आपको रिजल्ट दे देगी। शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। सेल्फ मेडिकेशन को मैं दोबारा कह रहा हूँ अवॉइड करें। अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाएं mindbodyheal.co.uk, या आप हमसे रब्ता करके स्पेसिफिक कंडीशन डिस्कस करके अपना इलाज करवा सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो में ये होता है कि हम बीमारी को डिस्कस करते हैं मुख्तसर तरीके से, उसकी कॉजेज़ को, उसके सिम्टम्स को, और फिर किस तरह आपको मुख्तलिफ कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ या अल्टरनेटिव रेमेडीज़ हेल्प कर सकती हैं। तो इसमें हमने सिर्फ हर्ब्स की बात नहीं की, प्लांट की बात नहीं की, होम रेमेडीज़ की बात नहीं की, बल्कि हमने वैरायटी ऑफ ऑप्शन डिस्कस की। तो आप देखें कि आपको कौन सी रेमेडी अवेलेबल है जो आपको सूट करती है, वो आप इस्तेमाल करें और आप अपने जिस्म के दर्दों को फारे ख़त्म कर सकते हैं। दोबारा आपके साथ किसी और अच्छे से टॉपिक पर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।